हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकपॉट क्लास 9 का 2023 का मॉडल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। देखिए, यहाँ जो भी क्वेश्चन है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी कुछ आप लोगों का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आप लोगों का 11-12 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। 2 दिन में ही पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छी तरीके से पहले ही तैयारी कर लीजिएगा। एग्जाम के समय ज़्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि 2 दिन में ही आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाना है। और मैंने भी एक मॉडल सेट तैयार किया है जिसमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखा है। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसे मैंने अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन कहा है। और यह मॉडल क्वेश्चन जेक के तरफ से आया है। देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची 2022-23 के लिए सेट 1 है। देखिए, मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 9, विषय है विज्ञान, समय 1.5 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 40 का रहेगा। 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। OMR शीट पर एग्जाम होगा। एग्जाम रूटीन अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसका भी लिंक मिल जाएगा। और इसका जो PDF है मॉडल क्वेश्चन का, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किन राशियों का SI मात्रक समान होता है? पहला ऑप्शन है वेग और चाल, दूसरा ऑप्शन है त्वरण और विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है बल और संवेग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चाल और वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, वेग कहते हैं, विस्थापन या त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चाल कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वेग का SI मात्रक क्या है? वेग का SI मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। तो अभी हमने देखा वेग और चाल का SI मात्रक सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। मोटरसाइकिल में, कार में इस तरीके से यहाँ पर नंबरिंग लिखा हुआ आता है, कितना किलोमीटर आपने चलाया है। तो वो क्या होता है? उस यंत्र का नाम बताना है। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ओडोमीटर। कितना दूरी तय किया है दिखाता है ओडोमीटर। और आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीड को दिखाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? इस तरीके से एक सुई रहता है जो इस ओर मूव करता है, तो उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। स्पीड किससे पता चलता है? स्पीडोमीटर से। और कितना दूर चला है हमारा कार या हमारा बाइक, वो पता चलता है ओडोमीटर से। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। दोगुना हो जाएगा वही रहेगा, आधा हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आधा हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। यदि दो वस्तु A और B के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो पहला ऑप्शन है A का जड़त्व B के जड़त्व से अधिक होगा, दूसरा ऑप्शन है B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक होगा, तीसरा ऑप्शन है A का जड़त्व और B का जड़त्व बराबर होगा, और चौथा ऑप्शन है A तथा B का जड़त्व शून्य हो जाएगा। तो देखिए, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी का जड़त्व अधिक होगा। जैसे एक कार गाड़ी और एक रेलगाड़ी, दोनों में रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होता है। तो दोनों में से देखिए यहाँ पर जड़त्व किसका अधिक होगा? जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है। A का द्रव्यमान 6 है, B का द्रव्यमान 34 है, तो 34 यानी कि बी का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए बी का ज़्यादा हो जाएगा, तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक। हाँ, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? प्रथम नियम को, द्वितीय नियम को, तृतीय नियम को या संवेग संरक्षण के नियम को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा का संरक्षण या द्रव्यमान के संरक्षण, संवेग के संरक्षण, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है रॉकेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? जी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। वैसे नॉर्मली 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू 10 दिया हुआ है तो 10 रखेंगे। तो देखिए चंद्रमा पर 1/6 भार हो जाता है पृथ्वी के भार से। 60 kg है तो हम लोग देखिए 60 गुना 10, यहाँ पर देखिए एक्चुअल mg होता है, ठीक है, mg होता है भार, और भार चंद्रमा में 1/6 है तो 1/6 से गुना कर देंगे, ठीक है, 1/6 से, यानी कि 6 से भाग दे देंगे। तो इसको 6 से भाग दे देंगे हम लोग, तो यहाँ पर 6 और 10 कट जाएगा तो 10 दाहिए 100 न्यूटन। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बढ़ेगा? पहला ऑप्शन है 4 गुना बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन है 2 गुना बढ़ जाएगा, तीसरा ऑप्शन है 2 गुना घट जाएगा, और चौथा ऑप्शन है 4 गुना घट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 4 गुना बढ़ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर हो गया 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? ठोस, तरल, गैस, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग, चौथा ऑप्शन है कोई विकल्प नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुदैर्ध्य तरंग। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानव श्रवण की श्राव्य परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। तो देखिए मनुष्य का यहाँ पर हम लोगों को ऊपरी आवृत्ति सीमा बताना है, मैक्सिमम कितना हर्ज तक का साउंड को मनुष्य सुन सकता है। तो नॉर्मल 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज तक का साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। तो मैक्सिमम यानी कि ऊपरी जो है वो 20 किलो हर्ज है। 20 किलो हर्ज रहे या 20,000 हर्ज रहे, दोनों का बात बराबर है, दोनों सेम ही चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किलो मतलब 1000 हो जाता है, के मतलब 1000। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर की ओर। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? परासरण, विसरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विसरण। विसरण कहलाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर की ओर। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस कहीं पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन 273 केल्विन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर 273.16 केल्विन दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही है। पॉइंट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ पर 273.1516 इस केल्विन इसके बराबर होता है बर्फ का गलनांक। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 273.16 केल्विन। अब देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? नमक को, तेल को, हाइड्रोजन गैस को, या जल को? तो सबसे अधिक संपीड़ित हम लोग गैस को कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी गैस हो। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? कौन यौगिक का उदाहरण है? तो जल को हम लोग यौगिक का उदाहरण में ले सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, पीतल किस धातु का मिश्रण है? जिंक और कॉपर, कॉपर और यहाँ पर फेरस, फिर Ag और Al, निकेल और Cu। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जिंक एंड कॉपर, Zn&Cu। अब देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का बर्फ में बदलना, भोजन का पचना, मोमबत्ती का पिघलना, लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है? NaO, Na2O, Na2O3, NaO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, Na2O। Na2O को हम लोग सोडियम ऑक्साइड कहते हैं, Na2O।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर की ओर। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद हैं? 1 2 3 4 कितने मोल मौजूद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 मोल मौजूद हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? 24, 26, 12 या 14? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 26। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 23 नंबर की ओर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, चौथा ऑप्शन है जे चैडविक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? 11, 12, 13 या 23? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 23 परमाणु संख्या हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर की ओर। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं है? तो यहाँ पर किसमें परमाणु का समान नहीं होगा बताना है। तो कौन सा परमाणु, ठीक है, कौन सा परमाणु का समान संख्या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। तो जो समस्थानिक होता है उसमें न्यूट्रॉन का संख्या बराबर नहीं होता है और समान न्यूट्रॉन का संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है? गेहूं, चिड़िया, अमीबा, प्याज। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, अमीबा। फिर देखिए 27 नंबर, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी उपकरण या राइबोसोम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गोल्जी उपकरण। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है अवशोषण, दूसरा विसरण, तीसरा परासरण, चौथा संवहन। तो यहाँ पर देखिए विसरण के द्वारा होता है, परासरण भी सही है बट यहाँ पर ज़्यादा बेहतर आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, विसरण के द्वारा होता है, ठीक है, क्योंकि परासरण जो है वो विसरण का ही एक थोड़ा सा टाइप है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा ज़्यादा बेहतर है, विसरण, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभज्योतक या जाइलम या फ्लोएम या पैरेन्काइमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विभज्योतक, ठीक है, विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक होता है पौधे के शीर्ष पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर, रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं? जल, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं या प्लेटलेट्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्लाज्मा कहा जाता है रक्त के तरल आधात्री भाग को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर 31 नंबर, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, फसल उत्पादन से या दूध उत्पादन से या मधुमक्खी पालन से? तो श्वेत, यहाँ पर देखिए श्वेत लिखा हुआ है, श्वेत मतलब सफ़ेद, सफ़ेद क्या होता है? दूध होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, दूध उत्पादन से। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? धान, मक्का, अरहर, चना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उसका निवास स्थान, उसके भोजन की प्रक्रिया, उसका कोशिका संरचना, उनके जनन की प्रक्रिया? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, उसका कोशिका का संरचना के आधार पर हम लोग जीवों को वर्गीकृत करते हैं, उसमें सेल वॉल है कि नहीं है और वगैरह वगैरह, बाकी बहुत कुछ है जिससे हम लोग उसकी जो सेल का संरचना है उससे देखकर उसको अलग करते हैं। यहाँ पर पोषण संबंधी भी हो सकता है, उसके पोषण को लेकर, जैसे कि हम मनुष्य परपोषी हैं और पेड़ पौधे स्वपोषी हैं, वो भी है, बट ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लग रहा है सही आंसर इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म?
तो एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया यानी कि जो पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ब्रायोफाइटा एम्फीबिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर, वह निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी या मत्स्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्तनपायी, ठीक है। वेल अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है, इसलिए स्तनपायी है, उसमें भी मेमरी ग्लैंड होते हैं। अब बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर, वैश्विक उष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस रिस्पॉन्सिबल है? पहला ऑप्शन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होता है? जल के तापमान में परिवर्तन, ये हो भी सकता है, जैसे फैक्ट्री से कुछ केमिकल आएगा और पानी के साथ रिएक्ट करके वहाँ पर पानी को गर्म कर देगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो जल का तापमान में परिवर्तन होगा, या फिर ठंडा भी हो सकता है, ठीक है, अचानक कुछ ऐसा फैक्ट्री से अपशिष्ट पदार्थ निकले जो पानी को ठंडा कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो प्रभावित हो सकता है। हैजा ये भी होगा, ठीक है, बीमारियां जो है वो गंदे जल से होता है, हैजा होता है। फिर देखिए जल में ऑक्सीजन की कमी, ये भी सही है कि जल में ऑक्सीजन की कमी को प्रभावित करेगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया प्रभावित नहीं करेगा। तो फेफड़े संबंधी रोग, मुझे ये लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा आपके अनुसार कि आंसर सही होना चाहिए 37 नंबर का। मुझे ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, फेफड़े संबंधी रोग। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? कौन सा ऐसा रोग है जो पीड़ित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में नहीं फैलता है? खांसी जुकाम में तो फैलता है, रतौंधी, हैजा या काला जार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रतौंधी। आँख का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता है, इसको रतौंधी कहते हैं। तो ये नहीं फैलता है, ऑप्शन नंबर दूसरा असंक्रामक रोग है रतौंधी। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग है? यहाँ पर लोग नहीं, रोग होना चाहिए, दीर्घकालिक रोग यानी कि लंबे समय तक रहने वाला रोग। पहला ऑप्शन है खांसी जुकाम ठीक हो जाता है, हैजा भी लगभग ठीक हो जाता है, टीबी भी काफ़ी समय के बाद लगभग ठीक हो जाता है, लेकिन मधुमेह एक बार हो गया तो आपको हमेशा टैबलेट लेना पड़ेगा, ठीक है, इंसुलिन का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, मधुमेह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? प्रोटिस्टा, मोनेरा या प्लांटी या फिर फंजाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मोनेरा। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया मोनेरा ग्रुप में आते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग जैकपॉट क्लास 9 का 2023 का साइंस का मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व किए, जो कि जेक के तरफ से ही निकाला गया है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आप लोगों का एग्जाम में आएगा कुछ ना कुछ, इसलिए अच्छी तरीके से आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और मैंने जो मॉडल सेट बनाया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो उसे आप देखना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।